नमस्कार। इंडिया फॉर चिल्ड्रन में इस समय जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक ऐसे विषय पे हम बात करेंगे जो ना केवल बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन एक आने वाले खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत है। वो खतरा हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, वो खतरा हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक हादसा ही कह लीजिए, उसकी भूमिका या उसकी कहानी मैं सबको सुनाना चाहूंगी। 2 दिन पहले एक 13 वर्षीय किशोर अपने कमरे में बैठा रहता है और इंस्टाग्राम में रील बनाने के लिए अपने 3 बहनों को कमरे में बुलाता है। उन 3 बहनों से सबसे छोटी बहन जो है, उससे दुपट्टा मांगता है ताकि वो सुपरमैन की तरह एक रील बना सके। वो दुपट्टा वो गले में बांधता है और एक छोटे से बक्से में खड़ा होता है और सिर्फ 1 मिनट में वो फंदा उसकी उसकी जिंदगी और मौत पे सवाल शुरू कर देती है। और अगले 48 घंटे में वो बच्चा दुनिया छोड़ चला जाता है। ये एक बच्चे की मौत की कहानी नहीं, बल्कि एक खतरे की बात है। कितने ऐसे सुरजीत हैं जो रोज इंस्टाग्राम में रील बना रहे हैं, जो लगातार सोशल मीडिया से एडिक्ट होते जा रहे हैं, जो लगातार अपने माँ बाप से बात करना बंद कर चुके हैं, जो अपने मित्रों से दूर हो चुके हैं, जो एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में बस चुके हैं जिनमें कभी भी, किसी भी वक्त, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमें अभी कुछ करने की जरूरत है? क्या हम मिलके कुछ कर सकते हैं? इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे साथ 2 ऐसी इंस्पिरेशनल वुमेन हैं जिन्होंने ना केवल एजुकेशन में, राइटिंग में, कम्युनिकेशन में, मीडिया में अपनी भूमिका जाहिर की, पर कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पे बात करते और बात करने की जो काबिलियत और जो मंशा रखते हैं, उसको भी हम आज सलाम करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं सावली दत्ता जी। सावली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक प्रिंसिपल हैं बाल भारती स्कूल औरंगाबाद बिहार की, और लगातार एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनिस्ट हैं और एक माँ भी हैं। आज दोनों ही भूमिकाओं में मैं उनसे बात करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so very much. थैंक यू। हमारे साथ जुड़ी हैं सोनाली मिश्रा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक लेखिका के रूप में, एक बहुत बढ़िया अनुवाद करने के रूप में, एक स्टोरी टेलर के रूप में, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। आज मैं उनसे कुछ चीजें सुनना चाहूंगी। इस परिचर्चा को सोशल मीडिया, बच्चे और मौत, इस गंभीर विषय में हम आगे बात करते हैं। मैं सबसे पहले सावली जी के पास जाना चाहूंगी। सावली जी, आप लगातार इतने वर्षों से बच्चों को डील कर रही हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपने एक प्री पैंडेमिक एरा देखा, एक पैंडेमिक एरा देखा। पैंडेमिक एरा में आपने देखा कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से मोबाइल से जुड़े, ज्यादा जुड़े, जो शायद पहले से कम थे। किस तरह का आप बदलाव देख रहे हैं, और क्या वाकई में सिर्फ पढ़ाई के इस्तेमाल के लिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, या क्या इसके कुछ और परिणाम है क्या, या क्या है? इस पे आप थोड़ा सा अगर हमें बताएं और रोशनी दें, सावनी जी।
सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस तरह का मौका देने के लिए, क्योंकि मैं इस बारे में काफ़ी बार बात करना चाहती थी और मैं अपने बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ बात करती रही हूँ। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से मैं अपने व्यू पॉइंट्स को बड़े आराम से आप सबके सामने पेश कर सकती हूँ। सबसे पहली बात है कि प्री पैंडेमिक एरा जो था, उसमें हम लोग मोबाइल्स को लेकर बच्चों को डाँटते थे कि भई तुम क्यों इतना मोबाइल में जुड़े घुसे रहते हो? क्या है मोबाइल में? एक समय आया जब क्लासेस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, लेकिन एजुकेशन तो बंद नहीं हो सकता। पढ़ाई को चलाने के लिए हमारे को एक माध्यम की ज़रूरत थी और इसी माध्यम को हम लोगों ने इस्तेमाल किया। लेकिन हर चीज़ एक दो-धारी तलवार होती है। चाहे आप उसको टेक्नोलॉजी को लो या किसी और भी चीज़ को लो, कोई चीज़ भी अति अच्छी नहीं होती और वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। पहले बच्चों को हम लोग मोबाइल से मना करते थे, ये कहते थे कि आपकी आँखें खराब हो जाएँगी, जो आज के दौर में हो रही है। दूसरा चीज़ हम लोगों को लगता था कि वो अपने रियल वर्ल्ड से कट जाएँगे और ये बात आपको लगातार मीम के हिसाब से नज़र आ रही है कि बच्चे लोगों को माँ-बाप ड्रैग कर रहे हैं मोबाइल के सामने से ताकि बच्चा जाकर खेले। आज ही की बात है जब मैं बाहर आ रही थी तो मेरी बेटी ने बोला कि देखो मैं ऐसी हूँ, तो मैंने बोला तुम्हारे टाइम पे तो हम 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड तक बाहर जाकर खेलते थे। आज बच्चा क्या है, वो पबजी से कनेक्टेड है। पबजी से अनजान लोगों से कनेक्टेड है। इंस्टाग्राम में ना जाने एक फेसलेस फ्रेंड से कनेक्टेड है। आप क्या रिलायबल सोर्स है जो आपको बता रहा है कि आपने जिससे फ्रेंडशिप की है वो एक हार्ड मास का एक्चुअली में कोई बंदा या बंदी है या कोई आप ही की उम्र का हम उम्र है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ कर रही है। बच्चे अपने माँ-बाप से डिस्कनेक्टेड हो जा रहे हैं। उनको लगता है एक मोबाइल हो तो उनके लिए और कुछ नहीं चाहिए और वाक़ई में ऐसा हो रहा है। और इसी कारण से एक जो गैप है, जो एक खाई है, माँ-बाप के बीच में बहुत बढ़ जा रही है। उसमें से हम जैसे पेरेंट्स भी हैं, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए खुद बहुत मेहनत करते हैं। वो दिन-रात एक कर रहे हैं बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। और ऐसे में क्या होता है, कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स को भी बात करना चाहिए। बच्चों के साथ आपको बच्चा बनना होगा। ये एक रियलिटी है। वो दिन गए कि दादा-दादी, नाना-नानी कुछ जो सिखाते थे क्योंकि तब बच्चे में इतना संयम होता था, इतना पेशेंस होता था कि वो दादा-दादी, नाना-नानी के साथ बैठ जाए। लेकिन आज कौन-सा बच्चा दादा-दादी, नाना-नानी के साथ बैठता है? रिसेंटली मैंने एक एडवर्टाइज़मेंट देखा, जहाँ पर माँ जाकर फ़ेसबुक सीखती है, ताकि वो अपने बच्चों से बात कर सके क्योंकि उनके बच्चों के पास टाइम नहीं, अपने माँ के साथ बैठने का। आप बताइए कि ये कहाँ सही है? इसी कारण से ये जो सोशल मीडिया है, इसमें बहुत कुछ पॉज़िटिव है, लेकिन बच्चे मैच्योर नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चे मैच्योर नहीं हैं। उन्हें कांस्टेंट काउंसलिंग की ज़रूरत है। उन्हें कांस्टेंट उनको एक पाथ फाइंडर की ज़रूरत है। मेरा हमेशा से अपने बच्चों से कहना रहा है, मेरे जितने स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स रहे हैं, मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं, मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, उनसे मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, बेटा फ्रेंडशिप करते वक़्त एक मेंटर फ्रेंड रखना, जो आपसे बड़ा हो, 5 से 10 साल बड़ा हो। जो सवाल आप अपने माँ-बाप से पूछने से हिचकिचाते हैं, आपको राइट। उस मेंटर से पूछने में कभी भी कोई भी झिझक नहीं होगी और वो मेंटर आपको हमेशा राइट पाथ बताएगा। मेरे ख्याल से मीडिया ने बहुत कुछ पॉज़िटिव है, लेकिन बच्चे वो लैक करते हैं मैच्योरिटी कि अच्छे को देखें और गलत को छोड़ दें। तो एब्सोल्युटली, ये मेरा एब्सोल्युटली कहना है। करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट कि बहुत इस नेगेटिविटी में भी बहुत कुछ पॉजिटिव है, जिसको हम लेने की, अगर हम थोड़ा सा और पुश करके इनकलकेट करें बच्चों में या कहीं पे कि पॉजिटिव कौन सी साइड है जो हम ले सकते हैं। एकदम सही कहा मिसेस दत्ता ने। मैं सोनाली जी पर जाना चाहूंगी। सोनाली, यू हैव बीन डीलिंग विद सोशल मीडिया, उसमें आप रह रही हैं, मीडिया से आप लगातार एक एक्सटर्नल वर्ल्ड फेसिंग में आप बात करती हैं, लिखती हैं। सोशल मीडिया में कई तरह की चीजें आ गई हैं, चाहे स्नैपचैट्स हो, इंस्टाग्राम है, और अभी पीछे
कई एक ब्लू व्हेल चैलेंज आया जिसमें बच्चे सुसाइड करने लगे, कई कई ऐसे तरह के प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग जोन्स एंड एवरीथिंग। आपको ये जो सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो बच्चे यहाँ पर जाते भी हैं, उनको रोके तो वो थोड़े से दे वो रेजिस्ट भी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का ये पूरे प्रकोप को किस तरह से हम इसको मतलब इस समस्या को कैसे हम एड्रेस करें टू चिल्ड्रन थ्रू द लैंग्वेज ऑफ सोशल मीडिया। अ, सबसे पहले तो धन्यवाद, ये आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। दरअसल मैं इस मामले में बहुत हद तक, बहुत सीमा तक पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा दोषी मानती हूँ। क्योंकि यदि अभिभावक चाहेंगे तो उनका बच्चा कभी भी उन सब चीज़ों में कभी नहीं जाएगा, जो भी आपने इतने सारे जो प्लेटफ़ॉर्म बताए, जैसे इंस्टाग्राम है और बहुत सारी चीज़ें, पबजी वगैरह, तो इसमें बच्चा नहीं जाएगा बशर्ते उनके पेरेंट्स के पास देने के लिए समय हो। समस्या ये आती है कि अभी क्या है, पेरेंट्स की अपनी ही सोशल मीडिया की एक लाइफ है। पेरेंट्स अपने आप ही सोशल मीडिया की लाइफ से बाहर नहीं आना चाहते। पेरेंट्स का अपना एक फेसबुक लाइफ है, इंस्टाग्राम रील्स है, तो इवन फेसबुक रील्स भी हैं। मतलब समटाइम्स हम लोग भी रहते हैं, समटाइम्स कई कई बार हम लोग देखते भी हैं। तो आप ये देखिए, जैसे मैं मेट्रो में जब सफ़र करती हूँ, मेरी आदत है बच्चों से बात करने की। अब इसको आप किसी भी रूप में ले लें। समटाइम्स मैं जनरली बच्चों से बात करती हुई चलती हूँ, चाहे वो सड़क पे चलने वाले कोई भी बच्चे हों, फूल वाले का बच्चा हो, रिक्शे वाले का बच्चा हो, आइसक्रीम वाले का बच्चा हो, मैं सब सब बच्चों से बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बात करना। तो मैं उनसे समझने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द रीज़न कि वो इस ओर जा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा कारण वो लोग बताते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कारण है कि उनका ना सोशल स्टेटस बढ़ता है। ये जो हमने सोशल मीडिया को सोशल स्टेटस से जोड़ दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या। हम लोगों ने क्या, जैसे अभी आप देखिए पिछले दिनों नंदन जो थी, बच्चों की जो पत्रिका थी वो बंद हो गई। हम लोगों ने अपने आप ही बच्चों को ये सारी पत्रिकाओं से दूर कर दिया। अगर नंदन जैसी पत्रिका बंद हो जाएगी, इसका मतलब आप ये सोचिए कि हमारे बच्चे कितनी दूर हैं। और दूसरा, कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि ये थोड़ा-सा जो स्कूल के हमारे जो सिलेबस है उसकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ऑल द टाइम बच्चों को बुक्स में, बुक्स में, बुक्स में, बुक्स में, वो तो बच्चों के लिए। और उसके बाद पेरेंट्स की गलती क्या है कि जैसे ही बच्चे स्कूल से आए उसको लंच कराया, जैसे-जैसे ठुसाया, मतलब मैं ठुसाया ही बोल रही हूँ, लिटरली ठुसाया, और ठुसाने के बाद में उसको ट्यूशन के लिए भेज दिया। आप देखिए बच्चा बेचारा, बच्चे के ऊपर प्रेशर कितना है ना? उसके बाद जब वो ट्यूशन से लौट कर आए, 2 से 4, मेरे ख्याल से 3 बजे तक बच्चा स्कूल से आता है, 4 साढ़े 4 बजे तक बच्चे ने खाना खाया। उसके बाद वो उसके सोने का भी समय नहीं, उसके बाद उसको ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से लौट कर आएगा, उसके बाद वो सिलेबस पढ़ेगा, याद करेगा, क्या नहीं करेगा, उसके बाद उसको बोलेंगे सो जाओ क्योंकि फिर तुमको सुबह स्कूल जाना है। आप ये देखिए इसमें बच्चे का एंटरटेनमेंट कहाँ है? तो ये जो ये वाला जो महामारी वाला जो काल था जिसमें बच्चों को फ़ोन मिला, तो जिसे कहते हैं ना बच्चों के हाथ में एक आज़ादी मिल गई। आपने देखा ना, स्प्रिंग जो थी, आपने स्प्रिंग को एकदम से दबाया और फिर बच्चों को ना स्प्रिंग मिल गई। बच्चों को लगा वाह! एंटरटेनमेंट मीन्स यही होता है। क्योंकि हमने बच्चों को कभी बताया नहीं कि बुक्स कैन बी द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। बुक्स मीन्स उनके माइंड में केवल और केवल बुक्स माने सिलेबस की बुक। हम लोगों ने उसको इतना सिलेबस से ढक दिया है और उसको इतना प्रेशराइज करते हैं। इवन जब मेरा बेटा तो अभी खैर फिर 8th में है, व्हेन ही वाज इन व्हेन ही वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड, तो इसकी टीचर ने मुझे बुलाकर बोला था कि मैडम ये ना इसकी इंग्लिश को बोलिए, इंग्लिश में बात करें, एंड ही डजंट स्पीक इन इंग्लिश, और ये बहुत सारी बातें बताता है, कहानी सुनाता है, ये करता वो करता। तो मैंने कहा आपको प्रॉब्लम किससे है, उसके कहानी सुनाने से या उसके हिंदी बोलने से? तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को खुद ही प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, और पेरेंट्स अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने जो सपने हैं, वो बच्चों पर थोप देते हैं। तो बच्चे को जहाँ भी उसको जैसे कहते हैं ना प्रेशर कुकर, उसको जैसे ही मौका मिलता है वो भाग जाता है। तो ये मुझे लगता है कि कारण इसका यही है, और इसका सॉल्यूशन भी पेरेंट्स के ही हाथ में है, बच्चों के हाथ में कुछ नहीं है। वेरी नाइसली सेड। किताबें सिर्फ पढ़ने की नहीं, कुछ नॉलेज, डिफरेंट नॉलेज
लेने के लिए भी ज़रूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बोला है कि हम शायद भूल गए अपने बच्चों को कहानियों की बुक्स बताना या कुछ और और तरीके हाँ, का और एक बात डिस्ट्रैक्शन मैं बोल देने के एक लिए। और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब ये कोरोना वाला जो लॉकडाउन लगा एकदम से, तो दूरदर्शन पर आप लोगों ने देखा होगा रामायण और कृष्णा वाले जो सीरियल्स थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने अपने बच्चों को सारे सीरियल्स दिखवाए क्योंकि मेरे हालाँकि मैंने तो बाल रामायण भी बच्चों को पढ़वा रखी है, बाल महाभारत भी बच्चों को पढ़वा रखी है। तो क्या हुआ बच्चे उसको रिलेट कर पाए। दिस इज व्हाट वी हैव रेड, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कुड हैव हैपेंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक पेरेंट्स की इसमें भूमिका थी और भूमिका है। बाकी तो एब्सोल्युटली, आप एब्सोल्युटली वो पेरेंट्स की तो भूमिका ही है। अ, सावली जी आप पे आते हैं। समस्याओं की तो बहुत सारा पूरा लिस्ट है। कितने समस्याएं हैं, बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, वो जो अलग होते जा रहे हैं। कुछ समाधान पे आते हैं क्या? एज एज समवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, आप किस तरह से एक समाधान की तरफ आप इसको क्या, आप अगर पेरेंट्स हो या सरकार हो या हमारे सोसाइटी के लोग हैं, अगर आप कुछ समाधान का बता पाएं जी। टू बिगिन विथ, एक चीज सुनकर मुझे बड़ा खराब लगा कि नंदन बंद हो गई है, क्योंकि एक समय था आई वॉज हुक्ड अप ऑन नंदन। मेरी पहली जो बुक्स रही हैं उनमें से नंदन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वंस। सुन के बड़ा दुख लगा, क्योंकि उसमें ही हम लोगों ने, मेरा इमेजिनेशन जो बड़ा है वो बहुत कुछ नंदन के कारण से बढ़ा है, क्योंकि उसमें परियों की कहानियां बहुत हुआ करती थी और वो सब पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता था। हाँ, हम को ये चीज एक क्यों लेना पड़ेगा। सॉल्यूशंस में सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप जो प्रैक्टिस करेंगे बच्चा वो प्रैक्टिस करेगा ही करेगा। मैंने अभी रिसेंटली बहुत, मेरे कुछ स्टाफ हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको देखती हूँ वो लोग पार्टीज में आते हैं या गेट टुगेदर्स में आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब बच्चों को खिलाना होता है, बच्चे को एक वीडियो लगा दिया कोई कार्टून का मोबाइल पे और बच्चे को वो कार्टून देखते हुए खिला रहे हैं। अब बच्चा हो गया कंडीशनड कि आप अगर नहीं मुझे कार्टून दिखाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो इसमें गलती पेरेंट्स की है। तो सबसे पहले तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा टैंट्रम्स अपने बच्चों के। बच्चा आपका करेगा जिद, वो उसका बर्थ राइट है, उसका अधिकार है। वो अभी उस समझ के साथ नहीं आया है कि आपने बोला बेटा खा लो, प्रोटीन खा लो, आप ग्रो करोगे, कार्बोहाइड्रेट खा लो, आपको एनर्जी मिलेगा। आपको बच्चे को बिठाकर खिलाना पड़ेगा, 2 घंटे लगे आपको खिलाना पड़ेगा। आप 2 घंटे नहीं खिला सकते तो आप स्निपेट्स में खिलाएं, लेकिन इंट्रोड्यूस मत करिए मीडिया को, सोशल मीडिया को बच्चों को इंट्रोड्यूस मत करिए। आप उसको फर्स्ट स्टेप दिखा रहे हैं। आप फेसबुक पे बैठे हो और आप अपने बच्चे से बोल रहे हो बेटा आप फेसबुक मत देखो, आप इंस्टा में रील्स अपलोड कर रहे हो और बच्चों से बोल रहे हो कि आप नहीं कर रहे, आप मत करो। प्रीच ओनली व्हाट यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मेरे को जो लगता है कि हाँ, मेरे पास भी टाइम बहुत कम होता है, कभी कभी मैं लंच नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने एक चीज बहुत करके रखी हुई है अपनी जिंदगी में कि मैं अपनी बेटियों के साथ सब्सटैंशियल टाइम स्पेंड करती हूँ। आज भी जो मैं निकली हूँ, मुझे मालूम था मेरे को दिक्कत होगी, मेरे को ये एयर पे जाना था, मुझे दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटियों को लेकर आई, थोड़े देर के लिए उनको एंगेज कर दिया। मैंने बोला बेटा तुम लोग खुद शॉपिंग करो, मैं देखती हूँ दादी का ये नानी का सामान है, ये लिस्ट है, ये देखो, मैं आ रही हूँ। उससे क्या होता है, बच्चे को रिस्पॉन्सिबल फील होता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। बच्चे को ये दिखाना चाहिए कि आप इम्पोर्टेंट हो। हमने बाल भारती पब्लिक स्कूल में एक बहुत बढ़िया चीज किया, वो है जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए, हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन कंपटीशन स्टार्ट कर दिए। अब फैंसी ड्रेस हो रहा है, अब लॉकडाउन का टाइम है, फैंसी ड्रेस हो रहा है। अब बच्चे को घर पे जो भी सामान है अपने पेरेंट्स के साथ उसे टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम है, स्टूडेंट भी क्लास की जगह अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी बना रहा है
चाहे उसमें उसको कोई विक्ट्री मिले ना मिले, आप समझ सकते हो उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मिल रहा है, पेरेंट्स को बच्चों के साथ मिल रहा है और एक बॉन्डिंग हो रही है। मीडिया का हमेशा से दुष्प्रचार भी हुआ है और उसका प्रयोग भी बहुत गलत तरीके से हुआ है। हम कभी ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम किसी भी माइथोलॉजी की बात करते हैं, मैंने एक चीज कर दिया है कि आपको पता करना है। बच्चों से बोलते हूँ, बच्चे आकर बोलते हैं मैम इसका क्या होगा। मैंने बेटा मैं आपको एक पार्ट बता दूंगी, बाकी का सोल्यूशन आपको ढूंढना है। तो बच्चे जाते हैं तो गूगल में पढ़ते हैं। गूगल इज नॉट ऑलवेज बैड, it's how you use it, it is deciding whether it's good or bad. तो आपने विकिपीडिया में दिखा दिया बच्चों को, कोई भी चीज दिखा दिया। ये ड्रैकुला एक बहुत बड़ा चीज हुआ कि ड्रैकुला को लेकर बच्चों के साथ मेरी बात हो रही थी। मैंने बोला जाओ ड्रैकुला के बारे में पता करो। तो वो ड्रैकुला का बारे में पढ़कर आए तो मुझे बोला मैम पता है ड्रैकुला के तरह एक किंग पहले कभी था ट्रांसिल्वेनिया में और उसका नया वो इम्पेलमेंट करता था। तो ये एक चीज है। आज जैसे मैं आपको एक इम्पेलमेंट वाली बात बोल रही हूँ, अगर कोई बच्चा इसे लिसन कर रहा है, सुन रहा है, या कोई पेरेंट सुन रहे हैं, तो वो भी क्यूरियस होंगे कि भाई ये चीज क्या है और वो जाकर देखेंगे। मुझे हमेशा से लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेंटोर्स हैं वो गलत तरीके से बच्चों को मीडिया को यूज करने के लिए कह रहे हैं। और दूसरा, पेरेंट्स को हमेशा हमेशा राशनिंग करनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि बच्चे आप बिस्किट 2 से ज्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि बिस्किट में मैदा ज्यादा होता है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए खराब है, तो क्यों ना हम कहें कि बेटा आप 1 घंटे से ज्यादा मीडिया यूज नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं उनके में चाइल्ड लॉक लगा दीजिए। आप उनमें आजकल हर एक सर्विस प्रोवाइडर के पास ये फैसिलिटी है कि हम डिसाइड कर सके कि बच्चा कौन सा वेबसाइट चेक कर रहा है। तो क्यों ना हम उन सब चीजों को फायदे में ले, वो हमारे हाथ में है। बच्चों के साथ बैठकर आप प्रमोशनल वीडियोस देखें, आप इंस्पिरेशनल वीडियोस देखें, तो बच्चा खुद देखेगा। मैंने हमेशा से बच्चों से कहा है कि आप जाइए इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखिए। कभी कभी मैं जब क्लासेस में दिखाती थी तो मैं भी उनको इंस्पिरेशनल कुछ दिखाकर फिर क्लासेस स्टार्ट किया करती थी। तो उससे क्या होता था, बच्चे को लगता था, क्योंकि मैं बहुत लाइफ स्किल्स की क्लासेस ली थी फर्स्ट ईयर में, जब कोविड चल रहा था। उस दौरान मैंने उन लोगों को थोड़े से स्टोरीज दिखाए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है, एंड यू बहुत थिंक बहुत जरूरी टीचर्स है। आर यू थिंक टीचर्स आर डूइंग एनफ? मतलब टीचर्स की भी एक बड़ी भूमिका है यहाँ पर। एक ओवरव्यू में ऑलवेज, आप देख रहे हैं कि ऑलवेज, टीचर्स भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। ऑलवेज। देखिए, हमारे बच्चे हमारी तरफ देखते हैं। पेरेंट्स आकर बोलेंगे मैम मेरा बच्चा ना स्पिनच नहीं खाता, आप बोलेंगे तो खाएंगे। तो हम क्यों अपनी लिमिटेशन, अपने पावर को उसमें लिमिटेड रखें कि बच्चा भाई ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहा। उससे भी तो बड़ी चीजें हैं ना। उससे बड़ी चीज है कैरेक्टर बिल्डिंग। इंडिया में एक चीज मुझे कहना चाहिए, हमारा इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होता अगर हम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होल्डर्स होते। कैरेक्टर बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। हम बोलते हैं कि भैया हम रिश्वत नहीं लेंगे, ठीक है, हम रिश्वत नहीं लेंगे तो बच्चा भी सीखेगा रिश्वत नहीं। अगर हम ये कह सकते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेंगे तो बच्चा रिश्वत नहीं लेगा फ्यूचर में, तो क्यों ना हम एज अ टीचर उन लोगों को सिखाए कि हम कहाँ नजर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमको बार बार बोला जाता है कि टीचर्स लोगों को ड्रेसअप डिसेंटली करना चाहिए ताकि बच्चे उनसे को रिस्पेक्ट करें। तो ठीक है ना, उसी तरह से हम लोगों को भी तो वीडियोस हम लोगों को शेयर करना चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कुछ भी दिखा दें। हमको कोई भी क्लास बड़े ही प्यार से, बड़े ही मोटिवेशनल तरीके से स्टार्ट करना चाहिए ताकि बच्चे इम्बाइब करें। विदाउट इम्बाइबिंग चाइल्ड विल नेवर एवर लर्न। वी हैव टू प्रैक्टिस व्हाट वी आर प्रीचिंग। दिस इज व्हाट आई Absolutely वुड लाइक टू correct. से। थैंक यू। Absolutely correct. And we are a country where we need more character building. Absolutely right message from दत्ता जी। थैंक यू। सोनाली जी, आप पे जाते हैं। समस्याओं की बात उठी, आपने, हम लोगों ने सुना भी किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोशल मीडिया में, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, बच्चों में जो जो प्रॉब्लम आ रही हैं। आपके हिसाब से 2 या 3 ऐसे कौन से समाधान हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं
जिसको फॉलो करने से शायद कोई सुरजीत अपना 13 साल का सुरजीत अपना जान ना खो पाए और ना उस चीज में देखिए, हम वो कर पाए। मैं तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं तो सबसे पहले ही कहूँगी कि बच्चों को बुक्स की आप आदत डलवाइए। जब ये लॉकडाउन था, द वेरी फर्स्ट लॉकडाउन, तो मेरे पास एक क्लाइंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया। माने उस समय पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे, उस समय पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी एकदम से बैठ गई, ये हुआ, वो हुआ। बट यू वोंट बिलीव कि लिंग्विस्टिक इंडस्ट्री जो थी एकदम से बूम अप हुई। बहुत ज़्यादा उसमें प्रोजेक्ट्स आए, बहुत ज़्यादा काम आया। तो उसमें मैंने जो प्रोजेक्ट किए वो थे कार्टून बुक्स, बच्चों के लिए कार्टून बुक्स। देयर वर ऑर्डिनरी कार्टून बुक्स, देयर वर सम कार्टून बुक्स, वो जो हमारे जो कैरेक्टर्स थे लाइक युधिष्ठिर, लाइक अभिमन्यु, और ये सारे जो कैरेक्टर्स थे, उनको लेकर एक बच्चों को किस तरीके से वैल्यूज़ डाली जाए, तो उसको लेके कार्टून थे, और वो शायद इंटरनेशनल किसी क्लाइंट के थे, इंडिया के नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों ने, क्योंकि वो जो लॉकडाउन था वो वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था, ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ लॉकडाउन था तो कहीं और लॉकडाउन नहीं था। मे बी किसी और कंट्री ने उस चीज़ को, कंट्री में रहने वाले जो इंडियंस थे उन लोगों ने उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करने का सोचा हो कि हम अपने बच्चों के लिए हम ये करें। तो मुझे तो संभव यह लगता है कि आपको अगर बच्चों को सोशल मीडिया या फिर किसी चीज़ की लत से छुटकारा दिलाना है, तो आपको अपने बच्चों को बुक्स की ओर वापस लाना ही होगा एट एनी कॉस्ट। बुक्स माने हार्ड कॉपी वाली। हार्ड कॉपी वाली इसलिए क्योंकि हम जितना जितना अगर मान लीजिए आपने बच्चों को किंडल में दे दिया, उसमें दे दिया, तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट देयर आईज़। और आपको नहीं पता कि वो किंडल में देखते-देखते वो क्या पलट रहा है, क्या नहीं पलट रहा। तो बुक्स की तरफ लौटना ही हमें, मुझे एक आखिरी या फिर जिसे कहते हैं ना एकदम आखिरी सॉल्यूशन लगता है, क्योंकि बुक्स और बुक्स भी कौन-सी, वही जिसमें हम बच्चों की लाइव इमेजिनेशन का विस्तार दे सकें। हम लोग छोटे थे तो पुस्तक महल की कितनी सारी बुक्स आती थी। वो पता नहीं कौन-कौन सी जनरल नॉलेज की आती थी, कोई किसी की आती थी, किसी की आती थी। मेरी मम्मी तो, हम लोग तो खैर इटावा के थे, तो मेरी माँ तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से खोज-खोज के लाती थी, और पता नहीं क्या-क्या किताबें, हम लोग को स्कूल की किताबें हम पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन हमें वो किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी होती थी। स्कूल में हम 50% मार्क्स भी लाएँ तो चलेगा, लेकिन हम उन सारी जो मेरी माँ हम लोगों के लिए बुक्स लाती थी, उनका पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, वो याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो बाहर की सराउंडिंग से, कि कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, किस कंट्री में क्या हो रहा है, बच्चा अपने आप उसको बड़े होकर बहुत ज़्यादा, कम से कम इंटरनेट का यूज़ उसको कम करना पड़ता है। तो राइट। मेरे हिसाब से तो वैल्यू जो जो भी बच्चों के अंदर, और जो बच्चों के हिसाब से बच्चों की इमेजिनेशन को विस्तार दे सके, वो बुक्स बच्चों को पढ़ाएँ। और पेरेंट, जैसे मैडम ने बोला कि जो बच्चों को खाना खाते समय हम ये दे देते हैं कि अच्छा चलो ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझसे कई बार मेरे ही रिलेटिव बोलते थे कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो कि बच्चों को लेकर एक-एक और खिलाने के पीछे पड़ी रहती हो, बस कार्टून लगा दो तो बच्चा अपने आप देखते-देखते कर लेगा। तो मैं जब ऑफिस से लौट कर आती थी, और बच्चों के बेटी होने के बाद ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, अदरवाइज तो मेरी भगवान की कृपा से जॉब बहुत अच्छी थी, लेकिन जॉब छोड़ के मैंने ये फिर अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। इसलिए कि बच्चा चाहे 2 घंटा लगाए खाने में, मैं उसको पूरा वो 2 घंटा उसे खाने में लगाऊँगी। तो ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को इन 2-3 चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैडम की मैं सही हर बात को लेकर सहमत हूँ कि सबसे राइट। ज़्यादा इसमें जो भी कोई भूमिका कर सकते हैं, वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर बच्चे का लॉस होता है, तो वो केवल पेरेंट्स का लॉस नहीं पेरेंट्स होता का। है, पूरी की पूरी सोसाइटी का लॉस होता है, और पूरी कंट्री का लॉस होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सोनाली जी, एकदम बहुत ही सटीक बात की कि जब एक बच्चे का लॉस होता है वो पूरी सोसाइटी का लॉस होता है, पूरे देश का लॉस होता है। ये एक बच्चे के गुजर जाना सिर्फ एक नंबर नहीं, एक कहानी है। ऐसे सैकड़ों बच्चे जहाँ ट्रैफिकिंग के वजह से या चाइल्ड लेबर के वजह से जूझ रहे हैं, प्रभावित हुए हैं कोरोना काल में। उसके अलावा भी ये एक बहुत बड़ी समस्या सोशल मीडिया में उजागर हो रही है, जहाँ पर कहीं न कहीं अब्यूज़ हो सकता है, कहीं न कहीं वो किसी ट्रैप में आ सकते हैं, कहीं न कहीं एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जा बस सकते हैं, जिसकी वजह से वो शायद हमेशा से एक
मेंटल ट्रॉमा में पूरी ज़िंदगी उसकी गुज़र सकती है। दीज़ आर इश्यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ, दीज़ आर इश्यूज़ ऑफ ट्रॉमा दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड नाउ। इट्स डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। सरकारों को, सामाजिक संगठनों को, हमारे पेरेंट्स को, टीचर्स को, एजुकेशनिस्ट, एवरी एस्पेक्ट, हर एक स्टेक होल्डर बच्चे से जुड़ा हुआ है। हर एक स्टेक होल्डर एक बच्चा था, शायद एक बच्चे का बाप है या माँ है या भाई है या बहन है। सो द चिल्ड्रन इज बाउंडिंग एवरी ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट द चिल्ड्रन डोंट गेट इनटू इस तरह की प्रॉब्लम्स में और खतरे में ना चले जाएं। आज की इस परिचर्चा के लिए सोनाली जी को, सावली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी श्रोताएं अब जरूर सुन रहे होंगे और इंस्पायर हो रहे होंगे। मैं आज बहुत इंस्पायर हुई। आज इस पे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। नंदन की बात सुन के जितना दुखी हुई उतना अच्छा भी लगा कि शायद एक ऐसी दुनिया हम फिर से बना पाए which is much more child friendly and children are out of the something which is not real and come back to the real life। इसी आशा के साथ हम अगली बार एक नए मुद्दे में जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. Pleasure was ours too. Thank you very much.